दया की अपील या दयामूलक युक्ति का दोष। अपील टू पिटी और आर्ग्यूमेंटम एड मिसेरिकॉर्डियम फैलेसी। किसी को कोई निष्कर्ष स्वीकार करने के लिए, राजी करने के लिए तार्किक साक्ष्य या कारण बताने के बजाय दया या सहानुभूति का प्रयोग करना। जब सावधानी पूर्वक किए गए विवेचन की जगह उन युक्तियों का सहारा लिया जाता है जो वक्ता के लक्ष्य हेतु श्रोता में सहानुभूति उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त हो, अर्थात जब तर्क या तर्कवाक्य अप्रासंगिक होते हुए भी उसकी सत्यता प्रमाणित कराने के लिए दया उत्पन्न की जाए, तब दयामूलक युक्ति का दोष होता है। यह भ्रांति तब होती है जब कोई व्यक्ति तार्किक या तथ्यात्मक तर्क प्रस्तुत करने के बजाय अपने श्रोताओं में दया या अपराध की भावना उत्पन्न करके बहस जीतने की कोशिश करता है। अदालतों में इसके उदाहरण प्राय देखने को मिलते हैं जब बचाव पक्ष का वकील तथ्यों की उपेक्षा करके अपने मुवक्किल को बचाने के लिए न्यायाधीश में दया पैदा करता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति धन के लोभ में अपने माता पिता की हत्या कर दे और उसका वकील उसके बचाव के लिए न्यायाधीश के सामने इस प्रकार की दलील दे कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि इसके छोटे छोटे बच्चों के लिए जो इसके बाद बेसहारा हो जाएंगे, उस स्त्री के लिए जो इसके बाद अकेली रह जाएगी क्योंकि इसके अलावा इनका और कोई नहीं है, मेरी गुजारिश है कि इन हालातों को ध्यान में रखते हुए ही अदालत अपना निर्णय दे। यहां स्पष्ट है कि व्यक्ति अपराधी है और यह बात कितनी हास्यास्पद है कि जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता की हत्या करके स्वयं अपने को अकेला बनाया है, उसके अकेलेपन की दुहाई देते हुए न्यायाधीश में दया जगाई जा रही है। बचाव पक्ष का यह तर्क निश्चित रूप से अतार्किक या दोषपूर्ण है। दया या सहानुभूति की भावनाएं किसी दावे की सच्चाई या वैधता के लिए अप्रासंगिक हैं। दयामूलक युक्ति का दोष, जिसे अंग्रेजी में आर्ग्यूमेंटम एड मिसेरिकॉर्डियम भी कहा जाता है, तर्क की एक ऐसी विशेषता है जो किसी मुद्दे की गहराई में जाने के बजाय सहानुभूति, दया, करुणा के माध्यम से अपना गलत प्रभाव डालने की कोशिश करती है। यह तब होता है जब वक्ता तर्क या घटना के उपयुक्त कारणों की अनदेखी करते हुए सिर्फ भावनाओं पर आधारित तर्क प्रस्तुत करता है। इस संदर्भ में यह समझना आवश्यक है कि यह न केवल तर्क की गुणवत्ता को कमजोर करता है, बल्कि सत्यता और न्याय के मूल सिद्धांतों को भी नजरअंदाज करता है। यह तर्क दोष तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने दावे के समर्थन में कोई तार्किक कारण बताए बिना अपने दावे के लिए समर्थन प्राप्त करने के प्रयास में सहानुभूति या अपराध बोध पैदा करता है। इसके अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं, खासकर कानूनी क्षेत्रों में। जब कोई अधिवक्ता अपने मुवक्किल को बचाने के लिए तर्कों के बजाय सहानुभूति उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, तब दयामूलक युक्ति का दोष स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने माता पिता की हत्या करके खुद को अव्यवस्थित स्थिति में डालता है और उसके वकील न्यायाधीश से यह गुजारिश करते हैं कि इस अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए इस व्यक्ति के छोटे छोटे बच्चों के भविष्य की दयनीय स्थिति पर ध्यान दिया जाए। यह तर्क स्पष्ट रूप से तर्कहीन है क्योंकि यह सच्चाई को अस्पष्ट करता है। ऐसी स्थिति में यदि न्यायाधीश इन भावनाओं में आकर निर्णय लेते हैं तो यह न्याय व्यवस्था के सिद्धांतों के प्रति एक गंभीर खतरा पैदा कर देता है। अदालतों का कार्य तथ्यों के आधार पर न्याय करना है, न कि किसी की दयनीय स्थिति पर। इसलिए भावनाओं के जाल में फंसकर निर्णय लेना न केवल न्याय की प्रक्रिया को कमजोर करता है, बल्कि इससे समाज में अन्याय को भी बढ़ावा मिलता है। अथवा आजकल बहुत से छात्र परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में यह लिखते पाए गए हैं कि आपको मुझे इस पेपर में अच्छे अंक देना चाहिए क्योंकि मैंने हाल ही में बहुत कुछ झेला है। मेरा एक्सीडेंट हो गया, या मेरी मां बीमार हो गई थी, या मेरी शादी होने वाली है, या क्या आप कृपया मेरा ग्रेड डी से सी में बदल सकते हैं? मैंने इस असाइनमेंट के लिए बहुत मेहनत की है। मैंने समय पर काम पूरा करने के लिए पूरी रात जागकर काम किया और मेरे माता पिता बहुत निराश होंगे यदि मेरी ग्रेड सही नहीं आती। चूंकि मैं बहुत गरीब हूं, इसलिए मुझे वह कार मिलनी चाहिए। मुझे पता है कि मैं परीक्षा में असफल हो गया हूं, लेकिन कृपया मुझे दंड इत न करें, मुझ पर दया करें और पास कर देवें। भगवान आपका भला करेगा। इसलिए यह तर्क दोष न केवल एक व्यक्तिगत मामला है, बल्कि यह विसंगति व्यापक सामाजिक और नैतिक मुद्दों से भी जुड़ी हुई है। समाज को यह समझना पड़ेगा कि दयामूलक युक्तियों का सहारा लेने से हम सच्चाई से भाग नहीं सकते।
बल्कि न्याय की कुंजी है कि हमें तथ्यों और तर्कों के आधार पर निर्णय लेने चाहिए, न कि भावनाओं या दया के आवेग में। अंत में, दयामूलक युक्ति का दोष हमें यह सिखाने की जरूरत है कि भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन न्याय की प्रक्रिया में उन्हें प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए। किसी तर्क का समर्थन करने के लिए तथ्यात्मक जानकारी और सबूत पेश करने के बजाय कोई व्यक्ति लोगों की भावनाओं से खेलने की कोशिश कर सकता है। हालांकि यह एक चालाकीपूर्ण रणनीति है, क्योंकि दया की भावनाएं आमतौर पर बताई जा रही बात से अप्रासंगिक होती हैं। उचित निर्णय के लिए जरूरी है कि हम सतर्क रहें और सच्चाई को प्राथमिकता दें। इस प्रकार हमें ऐसे तर्कों से बचना चाहिए जो केवल सहानुभूति उत्पन्न करने पर आधारित हों। लेकिन दया की अपील हमेशा भ्रामक नहीं होती। वास्तव में दया की अपील बयानबाजी की रणनीति का एक रूप है, जिसे भावना या करुणा की अपील के रूप में जाना जाता है। लोग हमें मनाने के लिए हमारी किसी भी तरह की भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें दया भी शामिल है।